वेलकम बैक टू वीवी स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखेंगे एमबीए फोर्थ सेमेस्टर का एक स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस, जिसमें एक सब्जेक्ट है स्ट्रेटजिक कॉरपोरेट फाइनेंस। आज हम इसमें देखेंगे यूनिट 2 का टॉपिक 4, जो आखिरी टॉपिक है यूनिट 2 का। देखेंगे शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कि कैसे जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके तिजोरी को कैसे भरा जाता है, कैसे उनको प्रॉफिट होता है, ऐसा क्या करते हैं वो जिनकी वजह से वो हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला है मूल्य की विचारधाराएं, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू। कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू, वैल्यू क्या? संपत्ति का मूल्य निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, लिक्विडेशन वैल्यू, ट्रू वैल्यू। ये सब क्या है? ये किसी संपत्ति का निकालने का मूल्य है, मूल्य निकालने का तरीका है। ठीक है, मान लीजिए आपने प्रिंटिंग प्रेस खरीदा, प्रिंटिंग प्रेस खरीदा कंपनी के लिए। ठीक है, कितने में खरीदा? 10 लाख में, 10 लाख में खरीदा। अब उसकी बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे? बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे? यह वह मूल्य है जो कंपनी की बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठे में लिखा होता है। इसमें संपत्तियों को लागत मूल्य में से डेप्रिसिएशन घटाकर दिखाया जाता है। डेप्रिसिएशन घटाकर दिखाया जाता है। जैसे कि किसी कंपनी की बैलेंस शीट में अगर हमें बुक वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? 10 लाख में हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे तो कितना आएगा? मान लो 6 लाख रुपए आता है। ठीक है, कितना आता है? 6 लाख रुपए। यह क्या है? 6 लाख रुपए बुक वैल्यू है, पुस्तकीय मूल्य है। ठीक, अब देख लेते हैं मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं। मान लो कंपनी सही सलामत चल रही है, एकदम सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह अपनी प्रिंटिंग प्रेस क्या करना चाह रहा है? मार्केट में बेचना चाह रहा है। तो मार्केट में क्या हो जाता है? वो प्रिंटिंग प्रेस सेकेंड हैंड हो जाता है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 4.5 लाख, जिसे हम क्या कहते हैं? मार्केट वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं लिक्विडेशन वैल्यू। यदि कंपनी आज व्यवसाय छोड़ने का निर्णय ले ले और सभी संपत्तियों को बेच दिया जाए तो जो पैसा मिलेगा वह समाप्ति मूल्य है। इसका क्या मतलब होता है? कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और जो प्रिंटिंग प्रेस रखा हुआ है, एग्जाम्पल में है प्रिंटिंग प्रेस, ताकि वो एक साथ सभी में मैच हो जाए। ठीक है, मान लो कंपनी पूरी तरह से डूब चुकी है, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, वो अब मशीनों को बेचना चाह रहा है। तो मान लो प्रिंटिंग प्रेस बेचता है। ठीक है, जब प्रिंटिंग प्रेस बेचने जाता है मार्केट में तो उसको 2 लाख रुपए मिलते हैं। ये जो 2 लाख रुपए हैं ये क्या है? समाप्ति मूल्य है, कंपनी का लिक्विडेशन वैल्यू है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। वास्तविक मूल्य, यह संपत्ति की असली कीमत होती है। इसे निकालने के लिए हम उस संपत्ति में भविष्य में आने वाले सभी नगद प्रवाहों, कैश फ्लो को अपेक्षित प्रत्याय दर, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के आधार पर बट्टा डिस्काउंट करके आज के मूल्य में प्रेजेंट वैल्यू में बदल देते हैं। ठीक है, जैसे कि अपना डेप्रिसिएशन भी नहीं लगा, मार्केट वैल्यू भी नहीं लगी, लिक्विडेशन भी नहीं लगा, ये वास्तविक मूल्य निकलेगा कैसे? वास्तविक मूल्य ऐसे निकलेगा कि कंपनी एकदम सही सलामत चल रही है। ठीक है, आपने जो प्रिंटिंग प्रेस मशीन लगाई है 5 साल में, हर 5 साल मतलब हर साल वो क्या प्रॉफिट दे रहा है? प्रिंटिंग मशीन हर साल 3-3 लाख रुपए का प्रॉफिट दे रहा है। ऐसे करके 5 साल तक 3-3 लाख रुपए प्रॉफिट दिया, वह उसका क्या है? वास्तविक मूल्य है। ठीक है, डिस्काउंट घटाने के बाद जो प्रेजेंट वैल्यू निकलती है वो क्या है? वास्तविक मूल्य है, ट्रू वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू की विचारधाराएं थी कि ऐसे निकाला जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। बॉन्ड्स, बॉन्ड्स या ऋण पत्रों का मूल्यांकन, बॉन्ड्स और डिबेंचर का वैल्यूएशन। बॉन्ड्स व्यावसायिक जगत में सरकारी इकाई द्वारा ऋण के बदले निर्गमित किया गया एक उपकरण है। बॉन्ड्स पर ब्याज दर स्थायी रहती है, जिसका भुगतान तय समय के बाद किया जाता है। इनका मूल्य निकालने के लिए
उन सभी भविष्य के ब्याज के भुगतानों और परिपक्वता राशि मैच्योरिटी अमाउंट को बट्टा डिस्काउंट किया जाता है। अगर बॉन्ड पर बीच में कोई ब्याज न मिले और सीधे परिपक्वता पर बड़ा अमाउंट मिले तो उसे शून्य कूपन, जीरो कूपन बॉन्ड या डीप डिस्काउंट बॉन्ड कहते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। बॉन्ड्स तो आप सभी जानते होंगे, बॉन्ड्स क्या होता है। बॉन्ड्स तो वैसे फेमस नहीं है इतना, ठीक है। म्यूचुअल फंड फेमस है, शेयर खरीदते हैं, ये ज़्यादा फेमस है। बॉन्ड्स इतना फेमस नहीं है, लेकिन जो शेयर मार्केट से रिलेट करते हैं, जो ज़्यादा खरीदते बेचते हैं, वो इन सब चीज़ों को ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। मान लो एक बॉन्ड की कीमत 1000 रुपये है और कंपनी डिस्काउंट देती है। डिस्काउंट मतलब इंटरेस्ट देती है, कितना? 10%। इसका क्या मतलब है, जब 10% दे रही है तो हमें 100 रुपये क्या मिलेगा पर ईयर प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? पर ईयर प्रॉफिट मिलेगा। तो ये कंपनी क्या दे रही है? 10% डिस्काउंट दे रही है। ओके, यहीं दूसरी जगह इन्वेस्टर 10% की जगह अगर वह डिमांड करते हैं कि हमें 12% चाहिए, तो ऑटोमेटिक इस बॉन्ड की कीमत क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। और डाउन होने की वजह से यही हो जाता है क्या? जीरो कूपन बॉन्ड्स। आगे चलिए आगे चलते हैं। समता अंशों का मूल्यांकन। हमको बॉन्ड्स निकालना बहुत आसान लगा, बहुत मतलब बॉन्ड्स हम निकाल सकते हैं क्योंकि उसमें फिक्स्ड क्या रहता है, कभी 10% फिक्स्ड रहता है, कभी 12% फिक्स्ड रहता है, ठीक है। तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं? बॉन्ड्स को निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, शेयर मार्केट की वैल्यू को हम नहीं निकाल सकते हैं। समता अंशों का मूल्यांकन इक्विटी शेयर की वैल्यूएशन को निकालना क्या होता है? मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें रिटर्न जो है वो पहले निश्चित नहीं होते हैं। इसके लिए हम लाभांश पूंजीकरण मॉडल का उपयोग करते हैं। इसका मूल्य सूत्र मानता है कि शेयर का आज का मूल्य उसके भविष्य में मिलने वाले सभी लाभांशों का वर्तमान मूल्य होता है, ठीक है। देखिए जैसे कि शेयर मार्केट में आप सभी जानते होंगे शेयर मार्केट चलता कैसे है, ठीक है। वह फ्यूचर एक्सपेक्टेड रहता है। कैसा रहता है? फ्यूचर एक्सपेक्टेड रहता है। कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। मान लो यहाँ पर इसकी कीमत कितनी रही होगी? 100 रही होगी। यहाँ पर 80 हो गया, ठीक है। फिर कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी ऊपर जाता है, यहाँ 150 हो गया, ठीक है। तो इसकी सही कीमत निकालना इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन निकाला जा सकता है, ठीक है। कभी इसकी शेयर की मार्केट की जो रेखाएं हैं, जो ये चल रही है, ये कभी ऊपर नीचे, कभी ऊपर नीचे, कभी, और यहाँ पर जाके प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। कभी यहाँ लॉस मिलता है, ठीक है। तो जो इक्विटी शेयर है उसकी वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। आज कीमत कुछ और है, कल कीमत कुछ और होगी, परसों कुछ और होगी, ठीक है। बाद में कुछ और होगी, उसके बाद कुछ और होगा, उसके बाद कुछ और होगा। लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, ठीक है। यह एक सामान्य मॉडल की स्थायी विकास अवस्था है। जब हम मानते हैं कि लाभांश हर साल हमेशा के लिए निश्चित दर से बढ़ेगा, कभी कभी अनुमान जो है हमारे विपरीत चलता है। जैसे कि हमने सोचा कि इस समय 100 होगा और आने वाले टाइम में कितना हो जाएगा? 150। ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो कभी कभी क्या हो जाता है? 80 हो जाता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है। तो इस टाइप से मार्केट चलता है, ठीक है। तो इसका जो इक्विटी शेयर वैल्यूएशन है, ये निकालना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन निकाला जा सकता है। वारंट्स का मूल्यांकन। वारंट्स क्या होता है? वारंट्स कंपनी द्वारा निर्गमित दीर्घकालीन प्रतिभूति होते हैं जो धारक को एक निश्चित समय के अंदर निर्धारित समता अंशों को निश्चित मूल्य पर खरीदने का अधिकार प्रदान करते हैं। मान लो एक कंपनी है, ठीक है,
और ये कोई व्यक्ति है। कंपनी ने इस व्यक्ति को कहा है, वारंट्स दिया है। क्या दिया है? वारंट्स दिया है कि आप कंपनी के शेयर को 120 रुपये में कभी भी खरीद सकते हो। क्या कर सकते हो? कभी भी खरीद सकते हो। अब मार्केट में जो शेयर की कीमत है वो कितनी चल रही है? 150 चल रही है। क्या कीमत चल रही है? 150 चल रही है, ठीक है। और आपको वारंट्स कितना दिया गया है? 120। आप 120 में शेयर को कभी भी खरीद सकते हो। मतलब जो प्राइस है वो 150 के समथिंग है। मतलब ये फिक्स दे देता है। वारंट्स क्या है? फिक्स कर देता है कि आपको इतने में ही खरीदना पड़ेगा, ना ऊपर ना ज़्यादा, ना ऊपर ना नीचे, कुछ नहीं, ठीक है। तो कितना आएगा? 30 रुपये, ठीक है। अगर मान लो इस 150 रुपये में से शेयर जो प्राइस है, शेयर मार्केट का जो प्राइस है वह घट के क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। तो क्या कंपनी वारंट्स का यूज़ करने देगी? क्या आपको 120 रुपये में ख़रीदने देगी? बिल्कुल नहीं। उस दशा में क्या हो जाता है? वारंट्स की जो कीमत है, जो शेयर की जो प्राइस है, वो क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक 0 हो जाता है, ठीक है। इसका फ़ायदा तभी मिलेगा जब 120 से क्या होगा? ऊपर होगा, ठीक है। 120 से क्या होगा? आगे होगा, तभी आप उस वारंट्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर उसका प्राइस कम हो जाता है तो आपके वारंट्स की कीमत क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। आप उस वारंट्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अंशधारक मूल्य निर्धारण, शेयर होल्डर्स वैल्यू क्रिएशन। आधुनिक वित्त सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि एक कंपनी को अपने अंशधारकों के मूल्य, वेल्थ को अधिकतम करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसे मापने का एक तरीका है बाजार मूल्य जोड़, मार्केट वैल्यू एडेड। मार्केट वैल्यू एडेड MVA कैसे निकालें? मार्केट वैल्यू एडेड, मार्केट वैल्यू माइनस इन्वेस्टेड कैपिटल। मान लो आपने एक कंपनी स्टार्ट की, ठीक। मान लो आपने एक कंपनी क्या की? कंपनी स्टार्ट की। आपने और इन्वेस्टर ने मिलके कितना लगाया? 50 लाख रुपए लगाया उस कंपनी में, ठीक है। आपने और इन्वेस्टर ने मिलके उस कंपनी में 50 लाख रुपए लगाए। अब यह कंपनी अच्छा काम करके कहाँ तक लेकर गई? कुछ सालों में 80 लाख तक लेकर गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? 30 लाख रुपए क्या हुआ? मार्केट वैल्यू एडेड, MVA। क्या हो जाता है? ये मार्केट वैल्यू एडेड हो जाता है। देखिए यहाँ पर MVA कैसे निकालते हैं। जैसे कि इन्वेस्टेड कैपिटल कितनी थी? 50 लाख, ठीक। कुछ सालों में उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 80 लाख हो गई, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं? MVA निकाल रहे हैं। जब हम MVA निकालते हैं तो कितना आता है? 30 लाख रुपए आता है। ये क्या है? मार्केट वैल्यू एडिशन है। अगर जब कंपनी की शुरुआत हुई थी, ठीक है, उसमें 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। अगर 50 लाख रुपए, अगर 80 लाख रुपए नहीं बनता तो MVA नहीं निकल पाता, ठीक। अगर 50 लाख की जगह वह 40 लाख हो जाता, 40 लाख हो जाता, तो इसका क्या मतलब है कि जो मैनेजमेंट है उसने क्या कर दिए? 10 लाख रुपए मतलब वेस्ट कर दिए, ख़त्म कर दिया, मतलब कि नुकसान हो गया। तो MVA नहीं निकल पाता उससे। ओके, तो ये होता है शेयर होल्डर्स वैल्यू क्रिएशन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारा यूनिट 2 ख़त्म होता है। ये आखिरी चैप्टर था। अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3। थैंक यू सो मच।